बलूचिस्तान एक बार फिर जंगजुओं के निशाने पर है। रिकॉर्डिंग और सी पैक मंसूबों के बाद बलोच जंगजुओं ने गवादर को भी तिजारती सरगर्मियों के लिए नो गो एरिया बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के खुले समंदर में जंगजुओं ने किया है कोस्ट गार्ड्स पर बहुत बड़ा हमला और उसके बाद कराची पोर्ट के लिए भी खतरात बढ़ गए हैं। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक सनसनीखेज स्टेटमेंट जारी की है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और फिर क्वेटा, खारान, चागी, नोशकी, झलमक्सी शदीद हमलों की जद में है। 1 दर्जन से ज्यादा हलाकतों ने रियासत की रिट को एक्सपोज कर दिया है। बलूचिस्तान की चुनतखब हुकूमत को क्या अब ऐलान नाकामी नहीं कर देना चाहिए या फिर रियासत को ऐलान नाकामी कर देना चाहिए? क्वेटा पर यके बाद दीगरे होने वाले हमले और शिया कम्युनिटी को निशाना बनाने के मामले ने कई सवालात जनक को जन्म दे दिया है। क्या क्वेटा में फिर किसी फसादात की साजिश है या क्वेटा का कंट्रोल भी हुकूमत और रियासत खो चुकी है? बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एंड डी रेडिकलाइजेशन एक्ट 2025 को बलोच नस्ल कशी की एक नई शक्ल करार दे दिया है। रियासत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, अदालतें और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के मसले को मुतनाज़ बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम आयद किया है BYC ने, जबकि गैर मुल्की अखबार गार्डियन में BYC की सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच के गैर शाया शुदा हिस्सों ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। BYC के असीरान को जेल में कहाँ रखा गया है, उनके साथ किस तरह का सलूक अख्तियार किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इतवार 12 अप्रैल 2026 है और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। मुझे पता है कि आज मुझे कुछ एक अहम तरीन मसले पर बात करनी थी, लेकिन आज मामलात कुछ बहुत ज़्यादा दीगर मामलात, कुछ सीरियस तरीन मामलात सामने आ गए, इसलिए उस मामले पर मैं कल बात करूँगा। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं 7 एहलकारों की बात कर रहा हूं, लेकिन इब्तिदा में ही मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह कल मैंने आपसे कहा था कि इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकामी से दो चार होंगे, और अगर कल मैंने आपको कहा था कि अगर ये मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुंचे भी सही तो भी फ्रूटफुल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक स्टेक होल्डर मौजूद नहीं था। तो बहरहाल इस वक्त मामला ये है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला मरहला नाकाम हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने सहाफ़ियों से कहा कि ईरानियों के साथ काफ़ी ठोस बातचीत की है। ये अच्छी खबर है, और बुरी खबर ये है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचे और हम मुआहदा किए बगैर वापस जाएंगे। ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और गैर आइनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे और बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि दोनों फरीक अब भी मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद किस्म के थ्रेट्स देना शुरू कर दिए हैं और बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि आबनाए हरमज़ को वो अपनी मिल्कियत यानी अमेरिका की प्रॉपर्टी बना के ही दम लेंगे। और इस हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि अगर अमेरिका ने ताकत और गुरूर और तकब्बुर में आकर कोई एक भयानक कदम ईरान के खिलाफ उठा लिया तो बिलाशुबहा दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आ जाएगी, और ये जंग अजीम शदीद होगी और एक ऐसी जंग होगी कि जिसमें शायद ही इस धरती पर कोई इंसान बच सके, क्योंकि इस धरती पर इस वक्त इतना एटमी मवाद मौजूद है।
नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बता दूं कि बलोच यकजहती कमेटी ने बलोचिस्तान प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एंड डीरेडिकलाइजेशन एक्ट 2025 को बलोच नस्ल कशी की एक नई शक्ल करार दे दिया है। आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट क्वेटा में 19 फरवरी को सूबाई काबीना के 22वें इजलास में बलोचिस्तान प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एंड रेडिकलाइजेशन एक्ट 1113E मंजूर किया गया था और सूबाई काबीना ने उसके रूल्स 2025 की भी मंजूरी दी थी। बुनियादी तौर पर इस तरह के कानून साजी और रूल्स मेकिंग रियासती ख्वाहिशात और मुफादात के पेश नज़र की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में इस तरह की कानून साजी और रूल्स की मंजूरी ने जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात का तूफान बर्पा कर दिया है। ये आप मुतवातिर देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान में क्योंकि उसी दिन GHQ प्रॉक्सी सरफराज भुट्टी ने कहा था कि आज के बाद जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फिर उसी दिन 3 से 4 बलोच जबरी तौर पर लापता कर दिए गए थे। तो BYC ने इस हवाले से जो है वो एक सख्त स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि इस कानून साजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बलोच नस्ल कशी और बलोच शऊर का कत्ल और ख़ात्मा है। BYC ने जारी किए गए एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान प्रिवेंशन ऑफ हिरासत एंड इंसदाद शिद्दत पसंदी एक्ट 2025 दरअसल बलोच नस्ल कशी की एक नई और ख़तरनाक शक्ल है, जिसके ज़रिए जबरी गुमशुदगियों को कानूनी जवाज़ फराहम किया जा रहा है और बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ कई दहाइयों से एक संगीन मसला बनी रही हैं और इस वक्त तकरीबन हर बलोच घराना इस अजियत से मुतासिर है। बयान के मुताबिक रियासत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे इस अमल में किसी न किसी सतह पर मुलविस रहे हैं, जबकि अदालतें और गुमशुदगियों से मुतालिक कायम कमीशन इस मसले को हल करने की बजाय अक्सर मुतनाज़ बनाने या कमज़ोर करने में किरदार अदा करते रहे हैं। सूबाई हुकूमत और रियासती नुमाइंदे जबरी गुमशुदगियों को खुदरूपोशी यानी सेल्फ डिसअपीयरेंस या इंसदाद बगावत और दहशतगर्दी जैसे बयानियों से जोड़कर असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। अगरचे कानून में ये शिक शामिल है कि ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना को 24 घंटों के अंदर इत्तला दी जाएगी, ताहम अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका। मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से बलोच ख़वातीन जबरी तौर पर लापता हैं। क्या उनको बता दिया गया 24 घंटों के अंदर कि उनकी बच्चियाँ कहाँ हैं? क्या महजबीन बलोच के हवाले से जिसको 1 साल हो रहा है, क्या उसके वरसा को बताया गया कि महजबीन बलोच को किस कानून के तहत किस जुर्म में किस गुनाह में गिरफ्तार किया गया? क्या 1 साल में इतना भी रियासत को लिहाज और शर्म नहीं आई कि थोड़ा सा आइन की पासदारी करते हुए महजबीन बलोच को अदालत में पेश करे? फिर फरजाना का क्या हुआ, जिसको लाइबा बना के टीवी पर बिठा दिया गया और इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक नसीना बलोच को भी इसी तरह जिस तरह फरजाना यानी लाइबा को लाया गया था, इस तरह लाने की मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि BYC के चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाए। तो मसला ये है कि इस तरह की कानून साजी रियासती ख्वाहिशात की तकमील की वजह तो हो सकती है, लेकिन उससे अवाम को क्या मिला? पिछले दिनों आपने देखा ना कि क्या बलूचिस्तान में कहां कहां से लोगों को नहीं उठाया गया। आज भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये कानून साजी एक तरफ और फिर जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो दूसरी तरफ। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि डॉक्टर महरंग बलोच ने गार्डियन अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू को एक आर्टिकल की शक्ल में शाया किया गया था यानी ओपिनियन की सूरत में, लेकिन फैक्ट ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच को इस इंटरव्यू के हवाले से एक क्वेश्चनियर यानी सवालनामा भिजवाया गया था और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कई सवालात थे।
तो उन सवालात में कई चीज़ें ऐसी थी इस ओपिनियन में या जो लेटर शाया हुआ गार्डियन में, उसमें कई मामलात ऐसे थे या कई सवालात ऐसे थे जिनके जवाब तो डॉक्टर मारंग बलोच ने दिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर शाया नहीं हुए क्योंकि वो सनसनीखेज मामलात हैं। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये कहा गया, डॉक्टर मारंग बलोच ने एक सवाल के जवाब में उनको बताया है कि हमें 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अलहदा सिंगल सेल में रखा जाता है। हमें कुछ अरसा कबल तामीर होने वाले हाई प्रोफाइल सेल में रखा गया है जहां लश्कर जंगवी और टीटीपी के मेंबरान को बतौर कैदी रखा गया था। यानी BYC के ये जो सियासी असीरान हैं जो जिनको इंटरनेशनली इंसानी हकूक से मुतालिक जोड़ा जाता है, उनको इतना बड़ा दहशतगर्द तस्वुर करते हुए उनको उस सेल में रखा गया जहां लश्कर जंगवी और टीटीपी के लोगों को रखा जाता है। जेल की कोठरी का साइज 2 मीटर है जहां आम हालात में एक कैदी मुश्किल से सो सकता है। सेल के एक कोने में कमोड लगाया गया है और यह सेल आम कैदियों के बैरिक के मुकाबले में अलग है और इसे टॉर्चर सेल के तर्ज पर बनाया गया है जहां आम कैदियों को सजा की सूरत में कैद तन्हाई में रखा जाता है। मजीद कहा गया कि पूरे ब्लॉक में BYC की खवातीन कैदी हैं जिनमें मेरे साथ बीबो बलोच और गुलजादी बलोच शामिल हैं। हमें जेल के दूसरे कैदियों से अलग रखने का मकसद हमें तनहा करना, जहनी हवाले से टॉर्चर करना शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स पर सख्ती से पाबंदी है। ये आप नोट कीजिएगा कि फ़ोन कॉल्स पर सख्ती से पाबंदी है और ये शायद रियासत नहीं जानती, इसलिए उन्होंने एक AI जनरेटेड फ़ोन कॉल लीक की थी। फ़ोन कॉल्स पर सख्ती से पाबंदी है। जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को हफ्ते में 2 फ़ोन कॉल्स की इजाज़त है जिसमें वो अपने वकला और फैमिली मेम्बरान को फ़ोन कर सकते हैं, मगर 1 साल से हमें ये बुनियादी हक नहीं दिया गया। 1 साल से हमें तन्हाई में रखा गया है जिसमें हम नज़रबंद कैदियों की तरह कैद हैं। हमारे फैमिली और वकला के अलावा किसी फ़र्द को हमसे मिलने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर और चेकअप की दरख्वास्त देने के बावजूद हमारी दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया गया। बिलाखिर 18 फरवरी 2026 को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पहले पूरे हॉस्पिटल को खाली करवाया गया। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि BYC की असीर क़यादत पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े दहशतगर्दों में से चंद हैं, जबकि आप मेरे इन अल्फाज को उल्टा करें तो फैक्ट वही है। वो अल्फाज मैं नहीं कहना चाहता, आप समझ जाएं। तो इस हवाले से जो कुछ जेल में BYC की असीर क़यादत के साथ हो रहा है, जेल मैनुअल का कानून मौजूद है लेकिन इसके बावजूद उस कानून पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालतें रिलीफ नहीं दे रही, आइन इनको प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं कर पा रहा, इंसाफ के दरवाजे इन पर मुकम्मल तौर पर बंद है। आपको अमेरिका और ईरान की तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क के जो बच्चे हैं या जो ख़वातीन हैं, जो अवाम हैं, वो किस दर्द और किस कर्ब और किस अजियत में आपने मुब्तला कर रखे हैं, कभी इसका जायज़ा लिया है? तो बहरहाल हम चलते हैं आगे और आगे के सूरत हाल बहुत नाजुक है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गवादर भी नोगो एरिया होने जा रहा है, जिस तरह रिकॉर्डिंग के हवाले से बाराक गोल्ड ने और बाराक माइनिंग ने वाज़े एक पोजीशन ले ली है और मुमकिन है कि शायद आगे चल के CPEC के हवाले से, बल्कि चाइना तो पहले अपना स्टैंड ले चुका है कि वो सिक्योरिटी अपनी रखेगा। यानी यहाँ पर बलोच अपना यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी चाइनीज़ प्रोजेक्ट का दिफा करेगी, लेकिन उसके हवाले से कुछ आइनी तकाजे थे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। क्वेटा और खारान और चागी में भी जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रुख अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो गवादर जीवनी वाला मामला है जो कोस्ट गार्ड पर अटैक हुआ है, वो एक इंतहाई अहम और हसास मामला है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो क्वेटा अंडर अटैक है और फिर चुनतखिब हुकूमत और GHQ प्रॉक्सी हुकूमत को इस हवाले से कोई फिक्र नहीं है।
कोयटा में जितने हमले हुए हैं पिछले 24 घंटों में, उसके बाद जीएचक्यू प्रॉक्सी हुकूमत को तो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, अपनी नाकामी का एतराफ़ कर देना चाहिए था, और जो वज़ीर दाखिला हैं उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, एक नाम निहाद किस्म का वज़ीर दाखिला। तो इस हवाले से कोयटा से मुत्तसिल मस्तूंग के इलाके दश्त कुमेला में मुसल्लह हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस के 2 एहलकारों की हलाकत, जबकि फोर्सेस के हलाकत का दावा किया गया है और फोर्सेस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इलाके में गश्त पर मामूर थे। एक और भयानक सानहा कोयटा में रूनुमा हुआ है, सरियाब रोड पर, जहां फायरिंग का एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें जतोई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान जो है वो जांबाक हो गए, जिनकी शनाख्त रियाज उमरानी जतोई और नसीर अहमद वल्द अब्दुल फतह जतोई के नाम से हुई है। और एक और भयानक वाक़या जो कोयटा को जो है वो फिरका वारियत की आग में भी झोंक सकता है, और वो रूनुमा हुआ है हजारगंजी में, जहां एक मुश्तबा टारगेट हमले में हजारा बिरादरी के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इनको बाकायदा टारगेट करके मारा गया, जबकि 3 के जख्मी होने की इतलात हैं, और जाँ बहक होने वाले अफराद जो है वो सब्जी फरोश थे, और इन हजारा कम्युनिटी के इन लोगों का ताल्लुक शिया कम्युनिटी से था। और इस वाक़े ने एक बार फिर बलूचिस्तान में हजारा बिरादरी के लिए संगीन सिक्योरिटी खदशात को जन्म दिया है। और उसके अलावा कोयटा मशरकी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। यानी ये जो मुतवातिर ये जो हमले होते रहे कोयटा पे, लेकिन हुकूमत सोती रही। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मारे जाते रहे, लेकिन वजीर दाखिला का कोई पता नहीं। और उसके अलावा शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद की जान ले ली गई, लेकिन हुकूमत लापता थी। हुकूमत खुद कैंटोनमेंट एरिया में कहीं पी पिला के सो रही थी। यहाँ इंसान की ज़िंदगी यानी शहरी की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हुकूमत के पास है। अगर हुकूमत किसी भी शहरी की जान और माल और इज्जत और आबरू, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो वो नाकाम हुकूमत और वो नाकाम रियासत कहलवाती है। तो इसी तरह जो आगे चलते हैं थोड़ा सा, खारान में जो सूरत हाल है, वहाँ पर भी 7 गाड़ियों के काफिले पर खारान कराची रोड पर चिनाल के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर हमला किया, और 4 गाड़ियाँ बराह रास्त हमले की जद में आईं, जबकि एक गाड़ी शदीद फायरिंग की जद में आकर तबाह हो गई। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हलाकतों का अंदेशा है, तफसीलात आना अभी बाकी है। अगर हम बात करें नोशकी शहर की, तो वहाँ पर पाकिस्तान फौज के मुआसरे में है, बाजार जाने वाले दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज कादराबाद में फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके 2 अफराद आबिद मेंगल वल्द नूर मोहम्मद मेंगल और ताहिर खान मेंगल वल्द मोहम्मद रहीम मेंगल को जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया था। और फिर झलमगसी लांडी, वहाँ पर जो है वो सफराड़ी में लेविस फोर्स की चौकियों पर मुसल्लह अफराद का कंट्रोल उन्होंने हासिल किया, और 10 से ज़ायद एहलकारों को हिरासत में लिया और उनका असलहा जब्त कर लिया। ताहम इलाका मकीनों की दरख्वास्त पर एहलकारों को तो जाने दिया गया, लेकिन असलहा वापस नहीं हुआ। ख़तरनाक सूरत हाल फिर चागी में है कि चागी के तो मुख्तलिफ इलाकों अमीनाबाद और क्रूडक में बलोच आज़ादी पसंदों ने पुलिस थानों पर हमला करके इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक बलोच आज़ादी पसंदों ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर सरकारी असलहा और गाड़ियां अपने कब्जे में ले ली हैं। अब नाजरीन, हम आते हैं अपने अहम तरीन मुद्दे की तरफ, जो इस वक्त जिसमें के हवाले से कहा जा रहा था कि गवादर पाकिस्तान का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अब नाए हरमज़ के मामले पर ईरान और अमेरिका कशीदगी की वजह से अब नाए हरमज़ के मामला जिस शिद्दत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद कराची बंदरगाह और गवादर को गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन अब मामला बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह पूरे बलोचिस्तान पर बलोच आज़ादी पसंदों ने हमलों की एक सीरीज शुरू कर रखी है, इसी तरह गवादर के इलाके जीवानी के करीब खुले समंदर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कश्ती गश्त पर मामूर कश्ती पर हमला हुआ। हमले के नतीजे में 3 एहलकार जान की बाजी हार गए। हलाक होने वालों की शनाख्त नायक अफजल, सिपाही जमील और सिपाही उमेर के नाम से हुई है।
یہ ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والی پیش رفت ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستانی افواج کو بلوچستان کے اندر سمندر میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ حکام نے ابھی تک حملے کی نوعیت یا ذمہ داری کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، تاہم تفتیش تو جاری ہے۔ یہ واقعہ کئی حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ساحلی علاقوں بالخصوص گوادر اور اس کے گرد و نواح میں طویل عرصے سے سیکیورٹی خدشات موجود ہیں، لیکن کھلے سمندر میں اس نوعیت کا حملہ ایک نئی اور تشویشناک رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں کراچی بندرگاہ پر بڑی تعداد میں مال بردار اور کنٹینر لے جانے والے بحری جہاز پہنچ رہے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، جس کی ایک وجہ آبنائے ہرمز میں بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث متبادل راستوں اور بندرگاہوں کی تلاش شامل ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا بیچ میں کہ گوادر پر بھی کچھ جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو یقیناً بلوچ آزادی پسند اس وقت جس مہم پر ہیں، اس صورتحال کو دیکھیں تو یقیناً ان کے لیے گوادر کا ایکٹیویٹ ہونا بہت ہی تشویشناک تھا، بالکل اس طرح جس طرح ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے معاملات تھے۔ تو اس حوالے سے اس سانحے کی یا یہ جو معاملہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں کھلے سمندر میں کوسٹ گارڈز پر پہلی مرتبہ اس طرح ٹارگیٹڈ کاروائی ہوئی ہے، جس میں 3 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن اس کی ریسپانسبلٹی بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA نے قبول کر لی ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ایک اہم اور نئی تصوراتی پیش قدمی کرتے ہوئے گوادر کے علاقے جیونی کے سمندر میں پاکستانی فوج کی ایک گشت پر مامور کشتی کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا۔ اس کامیاب بحری کارروائی کے نتیجے میں کشتی پر سوار 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ زمین کے بعد اب سمندری حدود میں دشمن کے خلاف کارروائیوں کا یہ آغاز BLA کی عسکری حکمت عملی میں ایک نئی اور اہم پیش رفت ہے، جس کا مقصد بلوچ وسائل کی سمندری راستوں سے لوٹ مار کو روکنا اور دشمن کو ہر لحاظ سے بتانا ہے اور روکنا ہے۔ اس حملے کے حوالے سے مزید تفصیلی بیان بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تو یہ جو حملہ شروع ہوا ہے، اس کے حوالے سے پازیٹیولی جو بھی پاکستان کی بحری سلامتی کے حوالے سے کئی سوال اٹھتے ہیں، یعنی زمین پر تو سیکیورٹی فورسز کو بدترین پسپائی اور ناکامی کا سامنا ہے، لیکن اب سمندری محاذ بھی کھل گیا۔ اس سے پہلے BLA نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضائی محاذ بھی کھولا تھا، آپریشن قہر اپنا پروجیکٹ قہر کا اعلان کر کے، یعنی جو ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور پھر انہوں نے راکٹ اور پھر مختلف قسم کے جو جدید ترین اسلحہ ہے ان کے استعمال کی کوشش کی۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد کراچی کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے، کیونکہ یہ جو سمندری معاملات ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جہاز چلانے والوں اور تجارتی سرگرمیوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کچھ بھی کرے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اب معاملات جس نہج کی طرف جا رہے ہیں، معاملات نے جو رخ اختیار کر لیا ہے، اس نہج تک پہنچنے سے پہلے آپ اعتراف کر لیں کہ بلوچستان کائنیٹک ایشو نہیں ہے، بلوچستان نان کائنیٹک ایشو ہے، اور اس کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، صرف ایک کہ آپ اس کو کائنیٹک بنائیں اور پھر بلوچستان میں وہی کریں جو متواتر پیچھے ہوتا آیا ہے، اور پھر بلوچستان کے عوام کو بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے آسانی ہو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔